जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ज्ञान स्वेट 24। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार में शिक्षक भर्ती 3.0 चल रही है और साथ ही में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीटेट जुलाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन दोनों लोगों के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग छठा क्लास के जो विज्ञान होता है 1 से लेकर 5 तक हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले ही देख लेंगे हम लोग कि चैप्टर 1 में कौन सा चैप्टर है। तो यहाँ देख सकते हैं कि भोजन यह कहाँ से आता है, इस चैप्टर का नाम हो गया, ठीक। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं खाद्य संघटक और स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले संघटक होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप देख सकते हैं संघटक का मतलब होता है कि भोजन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि देख सकते हैं कि कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, पानी इत्यादि, ये सब ही संघटक कहलाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि किसी भी चीज़ का कंपोनेंट होता है बनाने के लिए, वो सारे चीज़ को इकट्ठा कीजिएगा तो अलग अलग पार्ट वाइज जो हो गया उसका संघटक कहलाता है। जैसे कि सब्जी आप बनाइएगा तो उसमें ये सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कच्ची सब्जियाँ वगैरह। उसके बाद आप देख लीजिए नमक की ज़रूरत पड़ेगी, मसाला की ज़रूरत पड़ेगी, तेल की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। यही संघटक कहलाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे कि खाद्य पदार्थ के स्रोत है। जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नीचे देख सकते हैं कि हम खाद्य पदार्थ 2 स्रोतों से प्राप्त करते हैं। कितने स्रोतों से? तो 2 स्रोतों से। एक में दिया गया है कि पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, ये सब वनस्पति तेल वगैरह ये सब हम लोग पौधे से प्राप्त करते हैं। और दूसरा में देखते हैं कि जंतुओं से प्राप्त कौन कौन सी चीज़ होता है। जैसे अंडा हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, मछली हो गया, पनीर हो गया, ठीक है। ये सारे चीज़ जंतुओं से प्राप्त होता है। तो हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं कच्ची सामग्री होता क्या है, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन घटकों का हम प्रयोग करते हैं उसे कच्ची सामग्री कहते हैं, ठीक है। जैसे नमक हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, पानी हो गया, मसाला वगैरह, ये सब कच्ची सामग्री कहलाती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं कि पौधे के खाने योग्य भाग। तो जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जाता है, इन्हें खाने योग्य भाग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए किसी पौधे के जड़, तना, फल, फूल, पाता इत्यादि ये सब खाने योग्य भाग है। जैसे कि यहाँ देखिए दिया गया है कि पौधे के भाग, जैसे आलू आप देखिएगा तो आलू के तना हम लोग खाते हैं। मूली देखिएगा तो मूली के जड़ भी खाते हैं, पत्ता भी खाते हैं, दोनों चीज़ खाया जाता है, ठीक। उसी तरह लौकी देखिएगा तो लौकी के फल खाया जाता है। उसी तरह पालक यहाँ दिया गया है तो पालक के पत्ता खाया जाता है, ठीक। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं कि अंकुर क्या होता है या अंकुरन। तो बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि मूंग का अंकुरन, चने का अंकुरन, ये सब अंकुरन कहलाता है, ठीक। अंकुर क्या होता है? तो अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसे संरचना निकलती है, उसी को क्या बोलते हैं? अंकुर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे मकरंद या नेक्टर, ठीक है। क्या होता है? मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा की गई फूलों की जो मधुमक्खी के द्वारा इकट्ठा किया जाता है फूल के मीठे रस को मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में क्या बन जाता है? शहद बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पौधे मकरंद या नेक्टर का भंडारण करता है, मतलब इकट्ठा करता है। क्यों आखिर?
क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियों इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। एकदम सही पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भंडारित शहद को मधुमक्खियों भोजन के रूप में उपयोग करती है। कहने का मतलब कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि सालों पर आप लोग को वो फूल का रस मिलते रहेगा, तो मतलब उसका एक होता है टाइमिंग होता है, 2 महीना 3 महीना के लिए मिलेगा और फिर स्टोर कर लेगा, तो उसको बाद में जाके यूज करता है। ठीक है, वहीं लिखा गया है कि भोजन के रूप में उपयोग करता है। खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, यह जंतुओं का प्रकार हो गया। खाने के मतलब पॉइंट पे इसको अगर बांटा जाए तो जैसे शाकाहारी क्या होता है, तो वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पादन खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय देखिएगा, हिरन देखिएगा, भैंस देखिएगा, खरगोश वगैरह, ये सिर्फ पेड़ पौधे ही खाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको शाकाहारी बोलते हैं। उसी तरह मांसाहारी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे आप बाघ देख सकते हैं, शेर देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वाहारी क्या होता है, तो वे जंतु जो पादप और जंतु ये देखिए दोनों खाते हैं, उसी को सर्वाहारी बोलते हैं। जैसे मनुष्य हम लोग हो गए, पौधे भी खाते हैं लोग, पौधे से रिलेटेड, और हम मांस वगैरह भी खाते हैं। जैसे कौवा भी देखिएगा तो दोनों खा लेता है। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और लाल बटन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर। सेकेंड चैप्टर का नाम है भोजन के घटक है। सबसे पहले ही पॉइंट हम लोग देखेंगे कि खाद्य पदार्थ, आखिर खाद्य पदार्थ होता क्या है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यंजन या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलता है। क्या चीज़ से मिलता है, पादप या जंतु से मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पोषक। पोषक क्या होता है, तो वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए क्या देता है, हमें ऊर्जा देता है, उसे पोषक तत्व बोलते हैं। पोषक तत्व होता क्या है, जैसे हम लोग देख लिए कि खाद्य पदार्थ क्या होता है, देन उसके बाद पोषक देखे, और पोषक तत्व क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब जितने भी होता है ये सब पोषक तत्व होता है। चलिए हम एक एक करके पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कुछ आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट चावल में मिलेगा, गेहूं में मिलेगा, आलू में मिलेगा, शकरकंद में मिलेगा, मक्का में मिलेगा, पपीता में मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो प्रोटीन जैसे लिखा हुआ कि बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ से प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर बैंगनी रंग आ जाता है तो आप बता सकते हैं कि इसमें प्रोटीन लिख जाता है तो आप बता सकते हैं कि इसमें प्रोटीन अवेलेबल है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के वृद्धि तथा स्वास्थ्य रखने के लिए या स्वास्थ्य करने के लिए होता है प्रोटीन की आवश्यकता। अब पॉइंट आ जाता है कि प्रोटीन आखिर मिलता किस में है, तो आप देख सकते हैं कि पादप से, ठीक, चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, जंतु के मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर, ये सारे चीज़ में प्रोटीन मिलती है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा से क्या मिलती है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब वसा होता क्या है दोस्तों, तो वसा का मतलब ये होता है कि कागज़ पर, ये भी आप प्रैक्टिकल देखिएगा तो उसमें लिखा गया है कि कागज़ पर तिल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। मतलब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें वसा है या नहीं है,
तो आप देख सकते हैं कि तेल का धब्बा जैसे पेपर में अगर दिख जाए तो आप बता सकते हैं कि इसमें फैट है। ठीक, अब आपके माइंड में चलता होगा कि फैट के स्रोत है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मूंगफली, तिल, गिरी, तेल, जंतु के अंडे, फिर आप देख सकते हैं मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन इत्यादि में ये सब वसा मिलती है। अब हम लोग देखेंगे विटामिन। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, ये हम लोग भी जानते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी भी जानते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखना है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये एग्जाम में कितने बार पूछ दिया है और आने की संभावना भी है। हमारे शरीर में अल्प मात्रा की में आवश्यकता होती है, क्या चीज़ के, तो विटामिन के। अब देखेंगे विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्यों जरूरी है, तो त्वचा तथा आँख की हेल्थ के लिए। ठीक, उसी तरह सी के बारे में आपसे कोई पूछ दे तो रोगों से लड़ने की क्षमता किससे मिलती है, तो सी से ही मिलती है। ठीक, उसी तरह देखिएगा विटामिन डी। विटामिन डी क्या बोलता है कि हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की क्या करता है, हेल्प करता है। उसी तरह हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से क्या करता है, विटामिन डी बनाता है। इसीलिए बोला जाता है बच्चा को धूप में बैठाने के लिए, सुलाने के लिए, ताकि उसको भी कैल्शियम मिले। ठीक है, और उसका हड्डी भी मजबूत हो। अब देख नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देखेंगे खनिज लवण। हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक के खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे यहाँ से खनिज लवण के स्रोत। तो दोस्तों आयोडीन, अदरक और केकड़ा में खनिज लवण मिलता है। कुछ आपसे पॉइंट अगर पूछ दिया जाए, फास्फोरस किस में मिलता है, दूध, केला और गेहूं में मिलता है। उसी तरह अगर लोहे पूछ दिया जाए, ठीक है, तो आप बता सकते हैं पालक में मिलता है और सेब, और यहाँ से यकृत में मिलता है। देन उसके बाद अगर कैल्शियम पूछ दिया जाए उसका स्रोत, दूध बोल सकते हैं, अंडा बोल सकते हैं इत्यादि वगैरह। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से रुक्षांश होता क्या है। रुक्षांश से हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल को भी आवश्यकता होती है, और यही जो आहारी रेशे होते हैं रुक्षांश के नाम से हम लोग जानते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत तो साबुत खाद्यान्न, देखिएगा यहाँ से दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां वगैरह में मिलता है। ठीक है, रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में, ठीक है, बाहर निकालने में हमारे शरीर की हेल्प करता है यहाँ से। देन उसके बाद दिया गया है कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र, पसीना को हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आहार होता क्या है। कि सामान्यतः पूरे दिन में जो हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है, उसे आहार बोलते हैं। यानी कि दिन भर में हम लोग जो भी खाते हैं उसको। अब यहाँ से देखेंगे संतुलित आहार क्या होता है। तो देख सकते हैं कि हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषण तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को क्या होता है, आवश्यकता होती है। उसी को तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित फल, बीज वगैरह ये सब दे दिया गया है। एक और पॉइंट देख सकते हैं यहाँ से केला, पालक, सत्तू, गुड़ वगैरह आदि सब्जियाँ वगैरह। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर चैप्टर, और थर्ड नंबर चैप्टर का नाम क्या है, तो तंतु से वस्त्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तंतु होता क्या है।
तो एक प्रकार के रेशे होता है जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राकृतिक तंतु क्या होता है। तो जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होता है उसको प्राकृतिक तंतु बोलते हैं या कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु जैसे कपास, रुई, जूट, पटसन वगैरह। देन उसके बाद उसी तरह हम लोग देखेंगे कि जंतुओं से प्राप्त ऊन, रेशम वगैरह। ठीक, ऊन जो होता है देखिएगा यहाँ भेड़, बकरी या फिर खरगोश वगैरह से प्राप्त होता है। देन उसी की तरह रेशम जो होता है तंतु, ये रेशम के कीट कोकून से खींचा जाता है। यहाँ से देखेंगे संश्लिष्ट रेशा क्या होता है या तंतु क्या होता है। तो देख सकते हैं कि क्या दिया गया है कि रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु बोला जाता है। जैसे पॉलिस्टर होता है, नायलॉन होता है, ठीक है, वगैरह। ये सब जितने भी उदाहरण दिया गया है ये सब संश्लिष्ट तंतुओं का उदाहरण है। पादप तंतु क्या होता है, जो पादप से प्राप्त होता है। उसी तरह रुई देखिएगा, रुई एक क्या होता है, प्राकृतिक तंतु जो पौधे से प्राप्त होता है। कपास की फसल काली मृदा जलवायु में उष्ण होती है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है। कपास की फसल काली मृदा तथा जलवायु उष्ण में होती है। जहाँ पे कपास की खेती होता है ना, तो वहाँ के काली मृदा और प्लस उसमें वहाँ का जलवायु जो होता है उष्ण होता है, इसको याद रखना है। कपास से पादप के फल या कपास गोलक के पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास बालों से कपास हस्त चयन के द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ देखिएगा कपास ओटन क्या होता है। तो कपास ओटन क्या होता है, कपास से बीजों को कप्तन के द्वारा पृथक किया जाता है और इस प्रक्रिया को ओटक या ओटना बोला जाता है, ठीक है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। पटसन तंतु पटसन पादप से प्राप्त किए जाते हैं या पादप के तने से, ये तना जो होता है ना पटसन के, उसी से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप कहाँ से, तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम वगैरह में उगाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हम लोग के लिए क्या हो गया, VVI हो गया, इसको याद रखना होगा। पूछता है तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे दिया गया है क्या चीज़, तो फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक क्या किया जाता है, जल में डुबा कर रखा जाता है। देखिए इससे क्या किया जाता है ना, जल में जब डुबा कर रखिएगा तो वो सड़ जाता है तना, और सिर्फ पटसन वाला वो बच जाता है जिससे निकलेगा वो, ठीक है। अब देखिए पृथक का मतलब क्या होता है, पटसन तंतुओं से हाथों के द्वारा पृथक कर दिया जाता है। कतली देखिए क्या होता है, आपसे कोई पूछेगा तो बताइएगा कि कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का प्रयोग किया जाता है, उसी को बोला जाता है तकली। चरखा क्या होता है, तो गांधी जी वाला याद होगा, क्या होता है कि हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली अन्य युक्ति चरखा है, ठीक है। तागों की कताई का अन्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से देख सकते हैं कि तागों से वस्त्र बनाने की विधियाँ कौन कौन होता है, एक बुनाई होता है, एक बंधाई होता है, ठीक। बुनाई क्या होता है, तो तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई कार्गों पर की जाती है। कार्गे या तो हस्त प्रचलित होती है या फिर विद्युत, यानी कि हाथ से भी चलता है या फिर विद्युत से भी आजकल मोटर के थ्रू चल रहा है तो वो भी हो सकता है। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र के निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग पहनने के विविध वस्तुओं को बनाने में होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक कोमल पदार्थ क्या होता है दोस्तों, तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया या फिर खरोच या खोर्चा जा सके उसी को हम लोग कोमल बोलते हैं। जैसे कोमल वस्तु नहीं होता है कि आसानी से कोमल चीज़ों को संपीड़ित के मतलब दबा सकते हैं हम लोग, ठीक है। या खरोचिएगा
तो खोरचा जा सके उसी को हम लोग कोमल बोलते हैं। जैसे रुई अथवा स्पॉन्ज ये सब कोमल होता है, उसी तरह कठोर वस्तु क्या होता है, ठीक ठीक है। तो बोल रहा है कि जिन्हें कठिन से संपीड़ित किया जाए यानी कि दबाया जाए तो कठिन हो, ठीक है, कठोर वस्तु कहलाता है। जैसे लकड़ी कठोर होता है, एकदम सही बात है। विलेय पदार्थ क्या होता है, तो वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं उसे विलेय या लुप्त हो जाते हैं, जल में विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया। कहने का मतलब आप नमक या चीनी को क्या कीजिएगा, जल में डालिएगा तो वो घुल जाता है, तो वो विलेय पदार्थ होता है। अब विलेय पदार्थ क्या होता है, तो समझ लीजिए कि पूर्णतः या नहीं घुलता हो, गिलास में रखने वगैरह पर ये सब, जैसे रेत हो गया, बालू हो गया, ये सब नहीं घुलेगा, कितना भी आप जल में डालिएगा तो उसको अविलेय पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से पारदर्शी क्या होता है दोस्तों, तो वो पदार्थ जिसके अंदर से आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी बोलते हैं। जैसे कांच, और पारदर्शी का मतलब वही होता है कि देखा नहीं जा सकते, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया। पारभासी क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देखा तो जा सकता है परंतु आसानी से अस्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उसे परभासी बोलते हैं, ठीक है। नहीं धुंधला नहीं, हम लोग बोलते हैं कि धुंधला दिखाई दे रहा है, उसी को बोलते हैं। जैसे पॉलीथीन हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया, ठीक है, उसको पारभासी बोलते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है, एक पॉइंट है इसमें कि हम वस्तुओं को समूह में क्यों बांटते हैं। तो हम लोग भी जानते हैं कि वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन पर एक साथ समूहों में बांट दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों 5 नंबर है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है। तो सबसे पहले ही पॉइंट हम लोग को जानना है कि मिश्रण होता क्या है। तो दो या दो से अधिक के तत्व या यौगिक के उनके मिलने से बनता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हवा एक क्या है, मिश्रण है, इनमें कई गैस मिले जुले होते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है या हाइड्रोजन भी होता है, ये सब क्या होता है, एक हवा का मिश्रण होता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि पृथक्करण की विधियाँ, ठीक है, कौन कौन से विधियाँ होता है। तो यहाँ देख सकते हैं एक लिखा हुआ है कि हस्तचयन, किसी मिश्रण से हानिकारक या उन उपयोगी पदार्थों को हाथ से चुनकर मतलब अलग करना, वही होता है हस्तचयन, यानी कि हाथ से चयन करके अलग करना। अब आसानी से आपसे कोई पूछता है तो आप सिर्फ बता सकते हैं कि कोई ऐसा मिश्रण जिसमें हानिकारक या उपयोगी पदार्थ को अपने हाथों से चुनकर हम लोग निकाल देते हैं, उसको हस्तचयन बोलते हैं। अब एक होता है थ्रेसिंग होता है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि सूखे पदार्थों की डांडियों अनाजों को पृथक करने को थ्रेसिंग बोलते हैं। जैसे कि हम लोग गांव में नहीं देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे बैलों की सहायता से और मशीनों की सहायता से उपयोग, जैसे हम लोग क्या करते हैं, गेहूं वगैरह के थ्रेसिंग करके अलग अलग करते हैं, गेहूं के बीज को अलग कर देंगे, फिर भूसा को अलग कर देंगे, उसी को थ्रेसिंग बोलते हैं। निष्पावन क्या होता है दोस्तों, तो निष्पावन देखिए इसमें छिपा हुआ है पावन, यानी कि पवन अथवा वायु के झोंके के द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि को क्या निष्पावन बोलते हैं। जैसे देखिएगा गांव में हवा बहता है या फिर पंखा लगाकर और क्या कर जाता है कि अन्न में से या फिर गेहूं या धान से कचरा निकालते हैं लोग। अब धान एक जगह गिर जाएगा और उसका भूसा वगैरह अलग गिर जाता है, उसको निष्पावन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि किसान भूसे के अनाज इसी विधि से अलग करता है, तो एकदम सही बात है। चलिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखेंगे कि चालन होता क्या है। तो चालन के द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक करना चालन कहलाता है। जैसे कि हम लोग पता है गांव में चलनी से यूज करते हैं, रेत के कंकड़ तथा पत्थर से पृथक करना। हम लोग को भी पता है कि जैसे किसी भी आपका अनाज में रेत के कंकड़ वगैरह रहता है तो चलनी से आराम से चलनी से चालन करके अलग निकाल देते हैं। उसी तरह अवसादन क्या होता है, तो किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं कि जल की तली में भारी कण
नीचे बैठ जाते हैं। उसी तरह निस्तारण क्या होता है दोस्तों, तो देख सकते हैं कि रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं, निस्तारण विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ जल के में महीन कण को अलग करना, तो निस्तारण जो महीन कण होता है ना उसका यूज किया जाता है। निस्यांदन का मतलब क्या होता है, तो देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि मिश्रण पदार्थ में ठोस या द्रव को अलग करने की विधि को निस्यंदन कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए रेतीले जल से स्वच्छ जल को प्राप्त करना। अब देखिए वाष्पन हम लोग देखेंगे, वाष्पन क्या होता है, तो वाष्पन देखिए क्या बोल रहा है कि जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से जैसे में देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन के द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। नमक देखिएगा एग्जाम्पल में कि सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन में धीरे धीरे चेंज हो जाता है और दिन उसके बाद कुछ समय के बाद वाष्पित हो जाता है और ठोस से लवण नीचे बच जाते हैं, जिसे लवणों के मिश्रण से शोधन करके क्या वो नमक प्राप्त करते हैं। अब देखिएगा यहाँ से कि संतृप्त विलयन क्या होता है, तो जिस विलयन में कई पदार्थ और अधिक ना घुल सके उसे उस पदार्थ की संतृप्त विलयन कहते हैं। बोल रहा है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक घुल ना सके, ठीक है, उसी को उस विलयन के संतृप्त विलयन कहते हैं। विलय क्या होता है ये आपको भी पता है, कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, जैसे जल और नमक। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ मतलब क्या घोला जा सकता है। हम लोग को पता है कि आसानी से जैसे कोई चीज़ अगर नहीं घुल रहा है, जैसे नमक मीठा वगैरह हमारे घर में भी हम लोग देखते हैं, लोग पानी गर्म करके डाला जाता है, एकदम फटाक दे क्या होता है आसानी से घुल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ख़त्म होता है 1 से लेकर 5 चैप्टर तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 6 से लेकर 10 तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।